हेलो दोस्तों, बीपीएससी पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो तक में हम लोगों ने 71, 70 एंड 70 इसके क्वेश्चन हिस्ट्री के देख लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? उसका ऑप्शन सी सही था, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ठीक है, आज हम 69th बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव संप्रदाय। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। देख लेते हैं, ये स्तूप की फोटो मैंने लगाई हुई है। ये स्तूप में चैत्र है, ये हर्मिका है, ये यष्टि है, ये अंड है और ये घुमावदार क्या है? प्रदक्षिणा पथ। ये मेधी कहलाता है, ये वेदिका कहलाता है और ये तोरण है। तोरण मीन्स द्वार, ये द्वार कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में एक बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं कि बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में जन्म होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी में। शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे ये। इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। और ये 16 वर्ष की आयु में विवाह कर लेते हैं किसके साथ? यशोधरा के साथ। यशोधरा के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? बिंबा मिलता है, गोपा मिलता है और भद्द कच्छना मिलता है। क्या मिलता है? बिंबा, गोपा, भद्द कच्छना। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। वैशाली के समीप आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं, उनसे ये जाकर मिलते हैं। और 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जिसको हम पुनपुन नदी भी कहते हैं, निरंजना को क्या क्या क्या, क्या कहते हैं? पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, उरुवेला बोधगया में। ओके, और प्रथम उपदेश जो कि कौन सी घटना कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? कौशल श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अंतिम पड़ाव हिरण्यवती नदी में, कुशीनीरा, 483 ईसा पूर्व। ये बेसिक सी जानकारी है, इसको देख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये करंट का ही क्वेश्चन है। उस समय सुजनी को जीआई टैग मिला था, जीआई टैग मिला था। तो ऑप्शंस हैं आपके, एक प्रकार का कांच का बर्तन है ये, एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है या एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक प्रकार की कढ़ाई है। ये देख लीजिए आप, सुजनी। ये बिछाने का एक कोई चटाई टाइप का है, मैट टाइप का। ये हस्त से कढ़ा हुआ है। ये देख रहे हैं कढ़ाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा कथन, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा कथन कह रहा है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये याद रखना है, इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा है, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है इसमें से। तो इसमें देखते हैं, वर्तमान में बांका जिला नहीं है। विक्रमशिला कहाँ है? आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, भागलपुर जिले में है। पहला गलत हो जाता है, पहला गलत, पहला गलत आपका। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की है, ये भी गलत हो जाता है। इसकी स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने। ये सब आपको मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है। तीसरा कथन है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। देख लेते हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, स्थापना कौन करता है? धर्मपाल करता है। विनाश कौन करता है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है 1193 ईस्वी में।
उदंतपुरी विश्वविद्यालय, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लेते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? गोपाल ने। गोपाल कौन है? पाल वंश का संस्थापक। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। सोमपुर बिहार की स्थापना कौन करता है? धर्मपाल। कहाँ है सोमपुर बिहार? बांग्लादेश। राजधानी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थापित की है? इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। ये याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र से मुंगेर अपनी राजधानी कौन स्थापित करता है? देवपाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जावा के शासक पालपुत्र देव को नालंदा में मठ के लिए 5 गांव दान में देता है कौन? देवपाल। पाल वंश की थोड़ा सा क्रोनोलॉजी, बेसिक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पाल वंश 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहता है, क्रोनोलॉजी है। संस्थापक कौन है? गोपाल। गोपाल के बाद कौन आता है? धर्मपाल। इसकी उपाधि है उत्तर पथ स्वामी। उत्तर पथ स्वामी। धर्मपाल के बाद कौन आता है? देवपाल। देवपाल के बाद विग्रहपाल या नारायणपाल, फिर महिपाल प्रथम और रामपाल। रामपाल रामपाल के दरबार में कौन रहते हैं? संध्याकर नंदी। कई बार एक बुक पूछी गई है, उत्तर रामचरित्र किसकी है? संध्याकर नंदी। और संध्याकर नंदी किसके दरबार में है? रामपाल के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बाग में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में? आपका आंसर हो जाएगा अजंता में। आइए देख लेते हैं ये पेंटिंग, इस पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है। ये कहाँ है? अजंता। देखते हैं अजंता के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी कि अजंता केव 2 BCE से 650 ईस्वी तक निर्माण होता है। हिंदू से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों से संबंधित इसमें चित्र वगैरह ये सब बने हुए हैं, गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं। टोटल कितनी केव्स हैं? 29। टोटल कितनी केव्स हैं? 29, जिसमें से 25 विहार है, मतलब रहने के लिए विहार, और 4 चैत्य हैं। चैत्य मीन्स पूजा स्थल। चैत्य मीन्स पूजा स्थल। 4 चैत्य कौन कौन से हैं? 9, 10, 19 और 26। ये रटना नहीं, केवल एक बार पढ़ लीजिएगा। देखते हैं इनमें से सबसे पुरानी केव कौन सी है? गुफा संख्या 10। सबसे पुरानी केव गुफा संख्या 10। चित्रों में फ्रेस्को और टेम्पेरा विधि का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः चित्र बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनकी जातक कथाएं से संबंधित है। ओके, ये मिलान के लिए पूछ लेता है। गुफा संख्या 1 में कौन है? बोधिसत्व पद्मपाणि। यही ये वाला चित्र उकेरा गया है पद्मपाणि का। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र उकेरित है। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। और यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। 1983 में 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछ लेगा। 1983 विश्व धरोहर स्थल अजंता को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन कह रहा है ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, या नन ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा फाहियान किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। कब आता है? 399-414 ईस्वी। 399 से 414 तक भारत में रहता है। कौन? फाहियान। ह्वेनसांग किसके दरबार में आता है? पता ही होगा, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के दरबार में आता है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेन नहीं दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। एक तरफ चरक, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, विशाखदत्त दिए गए हैं। ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपको सबसे इजी कौन सा लग रहा है? विशाखदत्त आपने पढ़ा होगा, कौन है? नाटककार है। विशाखदत्त कौन है? नाटककार है। डी का 3 ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से ये है। ये आपका आंसर निकल आया ए का 2। चरक कौन है? चिकित्सा।
बी का 1 ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, बराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित है। आइए इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने हाथों के द्वारा लिख लीजिए, लेकिन रटना है आपको किसी भी तरीके। विशाख दत्त द्वारा क्या लिखा जाता है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। दंडिन के द्वारा क्या लिखा जाता है? 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। दंडिन की क्या पुस्तकें हैं? काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र बहुत बार पूछी गई है, ये रट लीजिएगा, ठीक है। भास की पुस्तकें देख लेते हैं, क्या है? स्वप्नवास वदत्ता, ये बहुत बार पूछी गई, स्वप्नवास वदत्ता। चारुदत्ता और अरुभंग। वत्सभट्टी रावणवध, वत्सभट्टी रावणवध। बुद्ध घोष की क्या है पुस्तक? विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग। बराहमिहिर, ये रट लीजिएगा बिल्कुल, बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका किसकी है? बराहमिहिर की। बृहत संहिता किसकी है? बराहमिहिर की। बृहत संहिता और ब्रह्म सिद्धांत में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसको रटिएगा। बृहत संहिता किसकी है? बराहमिहिर की। और ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया है? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका बराहमिहिर। नीतिसार का, नीतिसार पुस्तक किसकी है? कामंदक। मृच्छकटकम शूद्रक की है। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट की है। ये देख लीजिएगा, अपने हाथ से 2 बार लिखेंगे, याद हो जाएंगी, रट जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, पहला कथन है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा कथन है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ। तीसरा कथन है प्रदेश में तैमुरिड वंश राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा कथन है आपका युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि बारूद का आगमन पहले से ही चला आ रहा था और वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद दिल्ली सल्तनत में आप खूब देखते हैं। इसका देखते हैं बाबर के बारे में विशेष जानकारी, रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तैमूर वंश का 5वां वंशज था बाबर। 11 वर्ष की आयु में 1494 में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे अल्प आयु में सिंहासन रूढ़ कौन होता है? तो लगाएंगे बाबर। भारत में कौन होता है? तो लगाएंगे अकबर। 13 वर्ष में बैठता है गद्दी पे। ओके। 1502 में सरे पूल का युद्ध सैबानी खां और बाबर के बीच होता है। सैबानी खां बाबर को पटक पटक मारता है भाई। सैबानी खां बाबर को 1502 में सरे पूल का युद्ध होता है, जिसमें बाबर को मध्य एशिया से भगा दिया जाता है। और सैबानी खां ही पहला व्यक्ति है जो तुलगुमा पद्धति का यूज करता है युद्ध में। 1504 में बाबर काबुल पर अधिकार करता है और 1507 में पादशाह की उपाधि स्वयं धारण करता है और इससे पूर्व वह मिर्जा की उपाधि भी धारण करता है। बाबरनामा में किस किस राज्य का उल्लेख है? बंगाल का है, दिल्ली का है, मालवा का है, गुजरात का है, बहमनी का है, मेवाड़ और विजयनगर का है। मेवाड़ और विजयनगर, ये याद रखिएगा। बाबर के समकालीन शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर। ओके। बाबर को भारत आने का निमंत्रण कौन देता है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ये इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। पानीपत विजय उसका 5वां आक्रमण था। कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि बाबर पानीपत की विजय, बाबर की पानीपत की विजय उसकी प्रारंभिक विजय थी, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पानीपत के युद्ध में वह तुलगुमा पद्धति और उस्मानी पद्धति इंट्रोड्यूस करता है भारत में, ठीक है। तोप खाने का नेतृत्व बाबर किसको सौंपता है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ये पूछे गए हैं दोनों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इसके युद्धों का जो क्रम है उसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चला गया घर, चला गया घर। मतलब पानीपत, पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी, चंदेरी के बाद घग्गर। ओके। 15, 26, 27, 28 एंड 29, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं कालीकट, सूरत, कैम्बे या ब्रोच। इसका आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात। बाबुल मक्का मक्का का द्वार। सूरत के बारे में देख लेते हैं। मक्का का द्वार कहा जाता है, बंदर ए मुबारक कहा जाता है बाबुल मक्का, और पश्चिम का प्रवेश द्वार। पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया से व्यापार यहीं से होता है। सूरत को 2 बार शिवाजी ने लूटा है, कब कब? 1664 और 1670 में। अब देख लेते हैं अकबर की विजय। इससे सवाल बनता है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मालवा और चुनार की विजय कब करता है अकबर? 1561। आमेर और मेड़ता 1562। कालिंजर को कब जीतता है? 1569। 1569 में कालिंजर को अकबर जीतता है। मारवाड़ और जैसलमेर ये 1570। यहाँ तक आप 2-3 बार लिखिएगा। देन फिर गुजरात विजय कई बार पूछा गया है, 1571 में और 72 में 2 बार गुजरात पर युद्ध करता है वो। बंगाल प्लस बिहार कब जीतता है? 1574 से 76 के बीच। काबुल पर अधिकार कब करता है? 1581। कश्मीर पर 1586, सिंध पर 1591, कंधार पर 1595। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार क्रोनोलॉजी ही बना के अगर दे दिया तो आपको सन तो पते ही होने चाहिए। असीरगढ़ की उसकी लास्ट विजय है 1601 में। देखते हैं और अकबर के बारे में। पेटीकोट सरकार माहम अनगा के द्वारा, ये अकबर की कौन है? धायमा। 1560 से 1564 तक चलती है पेटीकोट सरकार। अकबर दास प्रथा का अंत कब करता है? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है 1563 में। तिर से याद कर लीजिएगा, तिर 63, तिर 63, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। जजिया कब समाप्त करता है? 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करता है? 1571 में। फतेहपुर सीकरी का प्रारूप कौन तैयार करता है? ये पूछा गया है, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। सभी धर्मों के लिए कब खोला गया है? 1578 में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तो इसको देख लीजिएगा 2 बार। महजर की घोषणा कब होती है? 1579 में। तौहीद इलाही या दीन इलाही 1582 में। और इलाही सम्मत का प्रारंभ 1583। ये भी कई बार पूछा गया, इलाही सम्मत 1583। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं एफएसटी, इट मीन्स फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। आपका आंसर हो जाएगा बलबन, जहीरुद्दीन बलबन। देखते हैं एफएसटी के बारे में जान लेते हैं इस क्वेश्चन में। बलबन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में खूब डिटेल प्रदान कर दी है। बलबन से जो क्वेश्चन बन सकते थे या बनेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ पिछले वाले में। अब देखते हैं एफएसटी के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, समय काल कब है? 1391 से 1388। एमबीटी का कजिन होता है ये, चचेरा भाई। पब्लिक वेलफेयर के कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है देख लेते हैं। दास विभाग की स्थापना, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात और दारुल सफा। दारुल सफा क्या है? चिकित्सालय, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है। दारुल सफा क्या है? हॉस्पिटल। कौन स्थापना करवाता है? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। यह उलूग खानी और रजवाही नहरें भी स्थापना करवाता है। उलूग खानी और रजवाही नहरें किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ को दिल्ली में स्थापित करवाता है। टोपरा से और मेरठ से लाके कहाँ? दिल्ली में स्थापित करवाता है। इसी के समय दलायल फिरोज शाही के अनुवाद संस्कृत से फारसी में होता है। दलायल फिरोज शाही और महदवियों का विद्रोह भी इसी के समय होता है। फिरोज शाह तुगलक के समय महदवियों का विद्रोह। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के काल में आर्थिक प्रगति एवं आय में वृद्धि का श्रेय किसको जाता है? मलिक मकबूल। याद रखना है आपको, मलिक मकबूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में। नाथपंथियों के बारे में पूछ रहा है ये। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। देखते हैं नाथपंथी 8 से 12वीं सदी में है। ठीक है। वज्रयान शाखा से उत्पत्ति होती है इनकी।
नाथपंथियों के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ इसके संस्थापक होते हैं। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। और लोकप्रिय बनाने का श्रेय, ये कई बार आपने नाम सुना होगा, लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु गोरखनाथ 10वीं-11वीं शताब्दी में। हठ योग के प्रमुख प्रवर्तक कौन रह रहे हैं? गुरु गोरखनाथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड डिस्पैच, अच्छा एजुकेशन के बारे में है। वुड डिस्पैच के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की है। दूसरा कथन कह रहा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया है। इसके कितने कथन सही हैं? पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है या ना तो एक और ना ही दो? इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की है और साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय देसी भाषाओं में इसकी भी वकालत करता है। देख लेते हैं एक्सप्लेन। वुड डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश, लेकिन प्राथमिक शिक्षाओं के लिए स्थानीय भाषा मतलब संस्कृत हो गई, अरबी हो गई, उर्दू हो गई, इसका प्रयोग भी स्थानीय भाषा की वकालत करता है। ठीक है। प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास बनाए जाते हैं इसके तहत। और शिक्षा के लिए देख लेते हैं आयोग या कमीशन। हंटर कमीशन कब आता है? 1882-83 में, 1882-83 में, 1882-83 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है, ये याद रखना है आपको। रैले कमीशन 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902। वायसराय कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग और एक्ट पता है कब है? एक्ट है 1904 में। विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी होते हैं। क्या नाम है उनका? सैयद बिलग्रामी और गुरुपत दास बनर्जी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैयद बिलग्रामी और गुरुपत दास बनर्जी। ठीक है। सैडल आयोग कब बनता है? 1917 में, जेम्स फोर्ड के समय। 2 भारतीय इसमें भी शामिल होते हैं, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इन दोनों के भारतीय सदस्यों के नाम बिल्कुल रट लीजिएगा, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। और विश्वविद्यालय आयोग में सैयद बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। हार्टोग समिति कब बनती है? 1929 में। ये भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होती है। प्राथमिक शिक्षा से हार्टोग समिति और हंटर हा से है दोनों प्राथमिक शिक्षा। लिंडसे आयोग 1929। क्रोनोलॉजी कभी पूछ ले तो इसके सन आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि हंटर कमीशन 1882 में है, रैले कमीशन 1902 में है, सैडल कमीशन 1917 में है, हार्टोग समिति 1929 में है, वर्धा योजना 1937 में है, सार्जेंट योजना 1944 में है। वर्धा योजना गांधी जी से संबंधित है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? चेर राजवंश, ओयनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिथिपति? आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। देखते हैं, नहीं है इसका एक्सप्लेन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी, बेसिकली मगध साम्राज्य की राजधानी ही पूछ रहा है, आपको पता ही है, राजगृह या गिरी ब्रिज। देखते हैं एक्सप्लेन। हाँ, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद की कुछ प्रमुख की राजधानी देख लेते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह, मल्ल की राजधानी कुशीनीरा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान का दिल्ली, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली, कंबोज हाटक, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी प्रयागराज, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अंग की राजधानी चंपा, सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, वज्र की मिथिला, कौशल की श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। कहाँ?
कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन क्या कह रहा है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इसमें आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, केवल एक सही है, या तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियमित किया जाता है, इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, और लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया। देखते हैं, कुछ एक्ट हैं उनके ईयर लिखे हुए हैं। मिलान के लिए पूछता है, सुमेलित नहीं है ये भी पूछता है, तो एक बार देख लेते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878, यही वर्नाकुलर। ओके। समाचार पत्र एक्ट 1908 में, भारतीय समाचार पत्र एक्ट 1910 में। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, देख लीजिएगा। भारतीय समाचार पत्र एक्ट है तो 1910 में, समाचार पत्र एक्ट है तो 1908 में। रजिस्ट्रेशन एक्ट, पंजीकरण अधिनियम कब आता है? 1867 में। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब आता है? 1931 में। और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट कब आता है? 1932 में। 1932 में पूना समझौता, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। ओके। फिर देखते हैं, एपीआई, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है, तो आपको लगाना है एपीआई, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। आपको कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आज जो न्यूज़पेपर है हिंदी का, उसके संपादक कौन है, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसके संपादक कौन है। कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या कह रहा है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आपके ऑप्शंस ये हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। कौन से सही है पूछ रहा है ना, केवल 1 और 2 पढ़िएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। लॉर्ड मेयो के बारे में देख लेते हैं। टाइम पीरियड 1869 से 72। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, ये आपके 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके समय होती है? लॉर्ड मेयो के समय। अंडमान में इसकी एक अफगान द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर एक स्पेशल फैक्ट है, क्लाइव का आगमन 2 बार होता है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। फिर कई किताबों में ये चीज़ नहीं दिए रहती है कि 1760 और 65 में कौन गवर्नर जनरल था? वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट के ही समय बक्सर वार होता है। 1767 से 1769 में कौन गवर्नर जनरल है? वेरलेस्ट। वेरलेस्ट। और 1769 से 1772 में कौन है? कर्टियर। कर्टियर, ठीक है। और 1772 से 1785 आप सभी को पता है कि वारेन हेस्टिंग्स है। ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको रटाया है। कामंदक किसकी बुक है? कामंदक। नीति सार किसकी बुक है? कामंदक की। ओके। कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य को और क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। चाणक्य, इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। देखते हैं नेक्स्ट, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर के द्वारा फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई है। कुछ किताबें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये मुगल कालीन साहित्य की, इनको देखते हुए चलना है। कभी भी आपसे मिलान के लिए या सुमेलित नहीं है ये सब पूछ लेगा। देखते हैं,
दीवान काव्य संग्रह, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बाबर अपना काव्य संग्रह किस नाम से करता था? दीवान। दीवान काव्य संग्रह किसका है? बाबर का है। मुबैयान मुस्लिम कानून की एक बुक है, बाबर द्वारा लिखी जाती है। अकबरनामा या आईने अकबरी, आईने अकबरी का पार्ट रहता है अकबरनामा, किसके द्वारा लिखा जाता है? अबुल फजल। मुंतखब उल तवारीख किसकी बुक है? बदायूनी। इकबाल नामा किसकी बुक है? मोतिमिंद खान। पादशाह नामा मोहम्मद अमीन शुरू करते हैं, मोहम्मद अमीन कजवीनी, मोहम्मद अमीन कजवीनी। बादशाहनामा लाहौरी शुरू करते हैं और खत्म कौन करते हैं? मोहम्मद वारिस। बादशाहनामा। आलमगीरनामा किसकी है? सिराजी की। मज्म उल बहरीन कई बार क्वेश्चन पूछी गई है और जीडीसी में भी, यूपी जीडीसी में अभी ये वाली बुक पूछी गई है। मज्म उल बहरीन दारासिको। नुक्सा ए दिलकुशा किसकी है? भीमसेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रट लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने हाथों से लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति किससे ली थी? समुद्रगुप्त से। देखते हैं, कुछ अधिकारी हैं और उनके विभाग दिए हुए हैं, गुप्तकालीन है ये, याद रखिएगा गुप्तकालीन है ये। महाबलाधिकृत कई बार पूछा गया है, सेना का सेनापति कहलाता था। सेना का सेनापति गुप्त काल में कौन कहलाता था? महाबलाधिकृत। बल, सेना, सेनापति। ठीक है, देखते हैं। महाक्ष पटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाक्ष पटलिक कौन होता है? लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला। महाप्रतिहार राजप्रसाद, चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त का महल। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, कुछ चमुई, कुछ शब्दावलियां हैं। चमुई क्या है? पैदल सेना की एक छोटी टुकड़ी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चमुई। कटुक, कटुक क्या कहलाता है? गज सेना का नायक, गज सेना का नायक कटुक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947 या नन ऑफ एबव? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। 1936 में उड़ीसा से अलग हो जाता है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खोजकर्ता एक तरफ दिए गए हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, और जन्म स्थान, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस को मिलाइए किससे? इटली से। जैक्स कर्टियर फ्रांस से। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम से। और मैगलेन आपको पता ही है, पुर्तगाल से। इसका ऑप्शन हो जाएगा मैगलेन, पुर्तगाल। 1 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, हाँ, यहां पे मैंने दे रखा है 1857 रिवोल्ट का घटनाक्रम। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे कभी भी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पूरे का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? देखते हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा कथन है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। आपके ऑप्शंस ये हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। बाकी घटनाक्रम मैंने यहाँ पर दे रखी है, इसको आप लोग पढ़िएगा अपने आप, इसका नोट्स बनाइएगा, 2-3 बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिएगा, अपने हाथ से मेमोराइज करिएगा चीजें। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन था वह?
मुजफ्फर अहमद था, बटक मियाँ था, मीर बकवाल था या नन ऑफ एबव? इसका आंसर हो जाएगा बटक मियाँ, बटक मियाँ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, सॉरी पहला ऑप्शन था स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या पीर अली खान। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखते हैं बकास्त का मतलब क्या है? खेती की जाने वाली भूमि। सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? नौरंग राय, नौरंग राय। ऑटोबायोग्राफी इनकी क्या है? मेरा जीवन संघर्ष। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि अन्नदाता की जय हो, जो अन्न उगाता है वही राजा है। क्या है स्टेटमेंट? अन्नदाता की जय हो, जो अन्न उगाता है वही राजा है। बकास्त आंदोलन कहाँ कहाँ है? मुंगेर, गया, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट और सहयोगी नेता यदुनंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अच्छा, पहला होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। ये तो आप लोग चुटकियों में उखाड़ देंगे इस क्वेश्चन को। बताइए, होम रूल आंदोलन 1916, एनी बेसेंट तिलक। सूरत विभाजन कब? 1907। खेड़ा सत्याग्रह 1918। मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्रोनोलॉजी में लगा लीजिएगा। देखते हैं क्रोनोलॉजी। हाँ, 1946 की क्रोनोलॉजी कई बार पूछी गई है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो इसके लिए ये आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। सबसे पहले शाही नौसेना का विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है 19 मार्च 1946 को। फिर कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है 29 मार्च है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 29 मार्च। 18 फरवरी को शाही नौसेना विद्रोह, 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और 29 जून को वापस चला जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया था वन लाइनर में, 16 अगस्त 1946। पहली अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब होती है? 24 अगस्त 1946 को। और मुस्लिम लीग कब शामिल होती है? 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, बता चुका हूं मैं। अंतिम बैठक कब होती है? कमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल विवाद। संबंधित नहीं है। स्ट्रेची कमीशन कब आता है? 1878। शस्त्र अधिनियम 1878। इल्बर्ट बिल 1883। इस समय कौन गवर्नर जनरल? कमेंट में लिख के बताइए, आंसर आपका यही है। देखते हैं स्ट्रेची 1880। ओके, ये आपको क्रोनोलॉजी याद कर लेनी है ट्रिक से। CSMW कैंपबेल आयोग, अकाल आयोग है ये। अकाल आयोग 1866 में, स्ट्रेची आयोग 1880 में, मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में, वुडहेड 1944 में। इसमें कौन वायसराय? वेबल। इसमें कौन वायसराय? कर्जन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, इलाहाबाद की संधि पर, सुगोलू की संधि पर, बेसिंग की संधि पर या सालबाई की संधि पर? देखते हैं। अच्छा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त और 16 अगस्त। सन कौन सा है? 1765। देखते हैं बक्सर वार के बारे में देख लेते हैं। बक्सर वार शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट और मीर कासिम वर्सेस किसके बीच होता है? हेक्टर मुनरो, अंग्रेज के बीच। हेक्टर मुनरो जीत जाता है। ठीक है। संधि, इलाहाबाद की संधि किसके बीच होती है? अंग्रेजों और शाह आलम के बीच। 12 अगस्त 1765। ये आपको याद रखना है। 12 अगस्त को मुगल सम्राट के साथ और 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ संधि होती है। ठीक है। ये शर्तें हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देती है।
ठीक है। कंपनी ने कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र शाह आलम को दे दिया था। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था और कंपनी द्वारा 26 लाख वार्षिक रुपए दिए गए थे शाह आलम को। ठीक है। 16 अगस्त की संधि में नवाब के साथ होती है। नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति हेतु 50 लाख रुपए दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1635 में, 1632 में, 1643 में, 1648 में। इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। देख लेते हैं। पुर्तगालियों की फर्स्ट कंपनी 1503 में कोचीन में स्थापित होती है और दूसरी कन्नूर में। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है? ये आपको याद रखना है, अल्मीडा। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। नीनू द कुन्हा ने राजधानी कोचीन से कहाँ स्थानांतरित की? गोवा में। जोवा डी कैस्ट्रो ने भारत के चारुल, दीव, सॉल्सेट और बेसिन पर अधिकार कर लिया। किसने? जोवा डी कैस्ट्रो ने। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1534 में सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। किसने? बंगाल के शासक महमूद शाह ने। कहाँ? सतगांव 1534 में। एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने किसने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल या रॉलेट सत्याग्रह? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। कब होती है? 1918 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। पी लॉरेंस मीन्स पैथिक लॉरेंस। एवी एलेक्जेंडर, जे एंड्रयू या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा जे एंड्रयू। देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव में पॉइंट, भारत एक संघ होगा। दूसरा पॉइंट, संघीय विषय को छोड़कर शेष विषय अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ठीक है। प्रांतों को वर्गीकरण किस आधार पर? कैसे? हिंदू बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम प्रांत और मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्व प्रांत। हिंदू बहुल प्रांत में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ये आपसे पूछ लेगा हिंदू बहुल प्रांत में कौन सा नहीं है। मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम प्रांत में पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान है। और मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्व प्रांत में कौन है? बंगाल और असम है। ठीक है। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित होगा और सीटों का निर्धारण लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ये पूछा गया है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और देशी रियासतों को विकल्पीय स्थिति होगी कि वे भारत संघ में शामिल हो जाए या स्वतंत्र अपना अस्तित्व धारण किए रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 71वें में भी पूछा गया है। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? आप लोग बताइए कमेंट करके। जिसको 71वीं में विस्तार पूर्वक इसको बताया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? पहला ऑप्शन आपका सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। आपको कमेंट करके बताना है। ऊपर मैंने आईएनसी के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन के अध्यक्ष बताए थे, इसका भी बताया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिए भाई, देखिए मत इधर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। 71वीं वाली में मैंने इसकी पूरी लिस्ट दी थी। मुख्य सभा की लिस्ट मैंने दी थी, उसके संस्थापक कब हुई है उसकी स्थापना, ये सब मैंने बता रखा है। इसका देखिएगा, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, कब?
1905। तत्वबोधिनी सभा किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। आत्मीय सभा किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। ठीक है। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है या कौन से, या साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, वहां भी मैंने बताया था, आपको रटना चाहिए था। ये कमेंट में लिख के बताइए। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित है या साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित है? देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की या मध्य प्रदेश की? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित थी अंबाबाई। कुछ महिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं देख लेते हैं। रानी चेन्नम्मा कित्तूर 1824 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ संघर्ष। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन शुरू करता है? डलहौजी। यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, सजस बाऊझन। ये क्या है? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इतने को उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहित कर लिया था। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी। 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। कौन? मैडम भीकाजी कामा। ये क्वेश्चन भी आया है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। ऊषा मेहता 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी। बीना दास, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में ब्रिटिश गवर्नर स्टेनली जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर देती हैं। बीना दास किससे संबंधित है? सूरसेन। देखते हैं। मातंगनी हजारा, ये पिछली बार, शायद पिछली की पिछली बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था। मातंगनी हजारा 73 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में एक जुलूस का नेतृत्व करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। क्वेश्चन का फॉर्मेट केवल चेंज होता है, बाकी ऑप्शंस श्री कृष्ण सिंह ही रहते हैं। बिहार केसरी श्री कृष्ण और बिहार विभूति, इन्हीं की सरकार में उप पीएम बिहार विभूति। ओके, देखते हैं। राम मनोहर लोहिया की कुछ बुक्स देख लेते हैं जो शायद पूछ ली जाए। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म किसकी बुक है? राम मनोहर लोहिया की। ये पूछी गई है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये कई बार पूछी गई है, किसकी बुक है? राम मनोहर लोहिया की। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये भी पूछी गई है। ये दोनों बुक रट लीजिएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, ये दोनों रट लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद की कौन सी बुक बहुत बार पूछी गई है? इंडिया डिवाइडेड। चंपारण में सत्याग्रह और गांधी जी की देन। फ्रीडम एंड बियॉन्ड नामक ये पत्रों का संकलन है, किसका है? श्री कृष्ण सिंह और पंडित नेहरू का। ये देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, कभी भी पूछ लेगा तो ये कठिन प्रश्न के रूप में फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये पढ़े रहेंगे तो मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रीडम एंड बियॉन्ड। देखते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? आपके ऑप्शन है। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। तीसरा ऑप्शन है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, या चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। आपका आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये खत्मी बीपीएससी का जो कोई भी वीडियो देखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन था, सब चीज़ ये सब बताई है मैंने। इसको कमेंट करके बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। स्लाई कुछ ऐसा नाम था क्या उसका, देख लेना एक बार। देखते हैं क्रोनोलॉजी, ये लास्ट में क्रोनोलॉजी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको अपनी डेस्क के एक पेज में लिख के चिपका लीजिएगा सामने। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है, इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही।
अभी तक मैंने कितने करा दिए पेपर? 71वीं, 70वीं, 70वीं के 2 पेपर और 69वीं। लगभग 120 क्वेश्चन में आपके कम से कम 500 से 600 फैक्ट तैयार करा दिए गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर से करना है आपको। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।